हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज के टॉपिक को। इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन हिंदी या पुरानी हिंदी। यदि हम हिंदी की बात करें तो इस देश की व्यापक भाषा के रूप में अब हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। मतलब बेशक सभी भाषाएं हिंद की भाषाएं हैं, लेकिन सभी हिंदी नहीं कहलाती। जैसे हम देखते हैं असमिया, उड़िया, बांग्ला या मराठी देख लेते हैं, हम तमिल देख लेते हैं, तेलुगु देख लेते हैं, सभी भाषाएं हिंद की भाषा है, मतलब हिंदुस्तान की भाषा है, लेकिन सभी हिंदी नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन या पुरानी हिंदी। आज के दौर में, तो पुराने दौर में सभी भारतवर्ष को हिंदू का देश या हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन आज के दौर में लोग हिंदू देश या हिंदुस्तान नहीं कहते हैं। भारतवासी, हिंदुस्तानी, इंडियन आदि नाम इसके बहुत सारे पड़ गए हैं, तो उन्हीं नामों से ज्यादा संबोधित किया जाता है। प्राचीन और पुरानी हिंदी का हमारा टॉपिक है, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इसमें बात करेंगे प्राचीन या पुरानी हिंदी। तो मध्य देशीय भाषा परंपरा की उत्तराधिकारी, मतलब पुरानी हिंदी होने के कारण यह हिंदी भाषा या भाषाओं में सर्वोपरि है। जैसे असमिया, उड़िया, बांग्ला जैसी भाषाओं को मैं बता रहा था, तो ये सभी भाषाएं इस हिंदी के पुराने रूप से ही निकल कर आती हैं, तो इसी भाषा प्रदेश से निकल कर आती हैं। तो ये मध्य देशीय भाषा परंपरा की उत्तराधिकारी होने के कारण सभी भाषाओं में सर्वोपरि है। ठीक है, तो यह मध्य देशीय भाषा परंपरा की उत्तराधिकारी है ना। मध्य देशीय भाषा परंपरा की उत्तराधिकारी होने के कारण सभी भाषाओं में सर्वोपरि पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की हिंदी। अपभ्रंश अवहट्ट और उसके बाद जो भाषा निकल कर आती है वह आती है प्राचीन या पुरानी हिंदी। तो यहाँ हम प्राचीन हिंदी को पढ़ रहे हैं, तो प्राचीन हिंदी से अभिप्राय, इससे पहले आता है अपभ्रंश, उसके बाद आता है अवहट्ट और लास्ट में आता है पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी। इसको हम पढ़ते हैं अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की हिंदी की बात करते हैं हम प्राचीन हिंदी में। अब हम बात करते हैं हिंदी के आदिकाल या पुरानी हिंदी की। तो इसका आदिकाल या प्राचीन काल हिंदी भाषा का शिशु काल है, मतलब हिंदी भाषा की जब शुरुआत होती है, जब जन्म होता है, उसी समय का काल रहता है। जो पुरानी हिंदी या प्राचीन हिंदी के काल की हम बात करते हैं, तो हिंदी भाषा के आदिकाल या शिशु काल के समय की हिंदी रहती है, जिसे हम प्राचीन हिंदी कहते हैं। उस समय मतलब बहुत सारी भाषाएं विकसित नहीं हुई थी, और जो भाषाएं विकसित हो रही थी अन्य हिंदी के साथ साथ वह भी स्पष्ट नहीं हुई थी। उस समय यह प्राचीन हिंदी का विकास हुआ था। और आज की हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी शब्द किसी भाषा विशेष का वाचक नहीं, इसके साथ 5 भाषा समूह एवं 17 बोलियां जुड़ी हुई है। मतलब आज की हिंदी की यदि हम बात करें, तो उस समय जब ये पुरानी हिंदी विकसित हो चुकी थी, तो इसके साथ 5 भाषा समूह और 17 बोलियां जुड़ गई थी। 5 भाषा समूह और 17 बोलियां इसके साथ जुड़ गई थी। 5 भाषा समूह एवं 17 बोलियां इसके साथ सम्मिलित हो जाती है। यदि इसको बात करें हम 5 भाषा समूह 17 बोलियां, तो इसको हम आज के हिंदी प्रदेश में भी देख सकते हैं। आज की हिंदी में हम 5 भाषा समूह 17 बोलियां देख सकते हैं। और इन 5 भाषा समूह 17 बोलियों और इन बोलियों में भी आगे जाकर उन भाषाओं में भी 3 भाषाओं को मुख्य रूप से स्थान मिला। ब्रज भाषा, अवधी एवं खड़ी बोली की हम बात करते हैं, तो इन तीनों भाषाओं को साहित्य में और हिंदी में भी, मतलब हिंदी की सर्वोपरि भाषाओं में इन तीनों को स्थान मिला। तो हम देखते हैं
इन तीन भाषाओं में हम देखते हैं ब्रज भाषा, अवधी और एक और भाषा हमारी रहती है खड़ी बोली। ठीक है, आज की जो हिंदी हम बोलते हैं उन्हें हम उसे स्पष्ट खड़ी बोली भी कह सकते हैं। तो हम बात करेंगे इन तीनों की। तो अब आ जाता है हमारा टॉपिक ब्रज भाषा का। हम प्राचीन हिंदी से ब्रज भाषा तक आ चुके हैं, ब्रज भाषा की बात करेंगे। तो हम पुराने प्राचीन हिंदी के काल की बात करें तो ब्रज भाषा अपभ्रंश और अवहट्ट से ही रस लेती है। अपभ्रंश और अवहट्ट से ही विकसित होती है ब्रज भाषा। इसकी बात करें तो अपभ्रंश प्लस अवहट्ट से विकसित। ठीक है, यह अपभ्रंश एवं अवहट्ट से ही रस लेती रही है एवं इसे अपभ्रंश और अवहट्ट की रचनाओं में ब्रज भाषा को विकसित होते हुए देखा जा सकता है ना। यह अपभ्रंश अवहट्ट से रस लेती रही, यह अपभ्रंश अवहट्ट के बाद ही इसका जन्म हुआ है और अपभ्रंश अवहट्ट से ही यह विकसित हुई है। हम इस प्राचीनतम ग्रंथ हम देखते हैं, लगभग सन की बात करें सुधीर अग्रवाल का है प्राचीनतम ग्रंथ, सुधीर अग्रवाल का है, लगभग 1534 ईस्वी की रचना है और उसका नाम है ग्रंथ का प्रद्युमन चरित। ठीक है, लेखक हैं सुधीर अग्रवाल, ब्रज भाषा के 1534 ईस्वी के समय की बात है, ग्रंथ है प्रद्युमन चरित। उसके बाद हम बात करते हैं अवधि की। ये है ब्रज भाषा। ठीक है, एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अवधि की। अवधि भाषा की बात करें तो पहली कृति इसमें देखते हैं हम मुल्ला दाऊद की। सभी नाम तो सुना ही होगा हिंदी में मुल्ला दाऊद का। कृति ही थी वो चंदायन। चंदायन और एक और नाम है, मुझे देखना पड़ेगा, लोअर कहा, शायद इसको लोअर कहा कहते थे एक और नाम को। यह लगभग था, इसकी अवधि या समय देखते हैं हम तो यह है 1370 के ईस्वी के समय की बात हो सकती है। 1370 ईस्वी के समय की बात है। इसके बाद अवधि का विकास होता रहा, आगे आगे इसके बाद अवधि भाषा बढ़ती रही। और एक और बात करते हैं हम खड़ी बोली की, तो इसको भी साथ साथ देख ही लेते हैं शॉर्ट में। पहले इनको मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं हल्का हल्का शॉर्ट में, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो खड़ी बोली की बात करते हैं तो प्राचीन हिंदी भाषा के काल में, प्राचीन हिंदी के समय जुड़ी हुई खड़ी बोली और उसकी रचनाएं हम देखते हैं तो सरहप्पा कणहप्पा को देखते हैं ना, सरहप्पा कणहप्पा, सिद्ध गोरखनाथ, है ना, ये गोरखनाथ है, गोरखनाथ लिखा है, सिद्ध गोरखनाथ। नामदेव की देख सकते हैं हम, जयदेव की रचना देख सकते हैं हम, और दो तीन और मैं देख लेता हूं, चलो छोड़ो नहीं देखा, रामानंद आदि संतों। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं खड़ी बोली में प्राचीन हिंदी से जो खड़ी बोली यहाँ विकसित होती है उसमें हम देखते हैं सरहप्पा कणहप्पा की रचनाएं देखते हैं, सिद्ध गोरखनाथ की देखते हैं, नामदेव की देखते हैं, जयदेव की देखते हैं, रामानंद की देखते हैं। इन सभी की रचनाएं हम खड़ी बोली में देखते हैं, प्रारंभिक खड़ी बोली में जो हमारी ब्रज भाषा हमारी अपभ्रंश और अवहट्ट से विकसित होती है। और इसकी भी बात करें
तो यह भी अपभ्रंश और अवहट्ट से ही निकलती है। ठीक है, तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार और एक रिवाइज करवा देता हूं मैं कि प्राचीन या पुरानी हिंदी की हम बात करते हैं तो मध्य देशीय भाषा परंपरा के उत्तराधिकारी होने के कारण सभी भाषाओं में सर्वोपरि है और लगभग सभी भाषाएं प्राचीन हिंदी से ही विकसित हुई है, जो आज हमारे पूरे समूचे भारतवर्ष में बोली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, और ये प्राचीन हिंदी है तो ये कहां से आती है? अपभ्रंश और अवहट्ट से। हम हिंदी भाषा का जो कालक्रम देखते हैं और उसमें हम अपभ्रंश अवहट्ट को हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अपभ्रंश अवहट्ट से पुरानी हिंदी विकसित होती है। और आज की हिंदी की बात करते हैं हम यदि, तो उसमें 5 भाषा समूह और 17 बोलियां सम्मिलित हैं। 17 की अब तो 22 बोलियां और भी बढ़ चुकी हैं, लेकिन 17 बोलियां मुख्य हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली, ये तीनों निकल कर आती है पुरानी हिंदी से। उसके बाद हम देखते हैं ये भी विकसित होती है तीनों, तो अपभ्रंश और अवहट्ट से ही विकसित होती है। उसके बाद हम देखते हैं तीनों में, तो ब्रज भाषा की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं सुधीर अग्रवाल की रचना को। ग्रंथ है प्रद्युमन चरित, लगभग 15 से 34 ईस्वी के समय का है। अवधि की बात करें तो पहली कृति हम देखते हैं मुल्ला दाऊद की चंदायन, लोर कहा, यह देखते हैं हम समय 1370 ईस्वी के समय की है। खड़ी बोली की बात करें तो प्राचीन हिंदी में खड़ी बोली के लिए अगर मैं लेखकों की बात करूं तो सरहप्पा कणहप्पा की देख सकते हैं, सिद्ध गोरखनाथ की रचना देख सकते हैं, नामदेव की देख सकते हैं, जयदेव की देख सकते हैं, रामानंद देख सकते हैं, आदि सभी है संतों की हम रचनाओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त, आगे का हम कल के वीडियो में देखेंगे।